आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के भूगोल विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य प्रोफेसर विशंबर नाथ शर्मा जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए इस फील्ड के सभी विशेषज्ञगण, शोध छात्र और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है जो पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास। पर्यावरण है क्या? किसको हम पर्यावरण कहते हैं? पर्यावरण जल, भूमि, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का जो समन्वित रूप है, यही पर्यावरण है। अगर इसका अस्तित्व ही संकट में होगा, याद करिए, भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, धरती में जीव और जंतु ये दोनों का अस्तित्व संकट में आ जाए, तो फिर उस प्रौद्योगिकी का या उस विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जो एक महाविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है, और जिस संगोष्ठी के माध्यम से लोग इस पर अपने स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल मैं गाजियाबाद गया था, दिल्ली में गया था, परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की, और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली, जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की, तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध नहीं है, ये केवल ये धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, ये पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भाई मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भाई थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। कि हमने विकास तो किया, लेकिन
उस विकास के अनुरूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। जैसे अगर हमने कंबाइन मशीन दी, अगर कंबाइन मशीन के साथ पराली का उपयोग नहीं हो रहा है, उसके साथ हम एक रैपर भी साथ में लगा देते जो उस पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी खेत में बिखेर देते, और जब खेत की जुताई होती उसी के साथ वह मिक्सअप होता, एक पानी डालते तो वह एक ग्रीन कंपोस्ट उस खेत को प्राप्त होता और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता था। आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है और साथ साथ पर्यावरण के लिए भी वो एक खतरनाक जहरीली गैस पैदा करके, जहरीली धुआं पैदा करके पूरी तरीके से, जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर के वहां पे उसको एक गैस चैम्बर के रूप में बदल दे रही है और पूरा क्षेत्र श्वास लेना, वहां पे जो दमे के रोगी हैं या जिन लोगों पे इस प्रकार की समस्या, जो किसी न किसी श्वास से संबंधित किसी बीमारी की चपेट में है, उन लोगों के लिए वहां पे रहना कठिन हो जाता है, दूभर हो जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर हम भी प्रयास कर सकते हैं। हम जब सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं, याद रखना 2016 में यूएनओ ने पूरी दुनिया के लिए सतत विकास लक्ष्य तय किए थे। उन्होंने कहा कि समग्रता के लिए आवश्यक है कि हम जो ये 16 गोल्स हैं, जिनके 169 लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बगैर जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी परंपरा इसके प्रति हमें हमेशा जागरूक करती रही है, लेकिन हमने जहां उस तकनीक का उपयोग होना है उसको उस स्तर पर नहीं किया। यूरोप की तकनीक को आप यूपी में लागू करेंगे तो आवश्यक नहीं कि वह यूपी के लिए सस्टेनेबल हो ही जाए, कोई आवश्यक नहीं। दोनों की भौगोलिक और जैव पारिस्थितिकी में जमीन आसमान का अंतर है। हमें यहाँ की अनुकूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और प्रयास करना होगा कि वह तकनीक यहाँ के अनुकूल भी हो और यहाँ के सतत विकास में भी अपना योगदान दे सकती हो। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास, प्राचीन भारत उसका एक उदाहरण हो सकता है। गांधी जी इस विषय बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें भारत की वास्तविक समझ थी। आपने देखा होगा जब वे ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज क्या, वहां मनुष्य ही नहीं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांव में सभी लोग परस्पर मिलकर के रहते थे, वे भाव और भंगिमाओं से राष्ट्रीयता के साथ जुड़े थे, लेकिन सरकारों पर उनकी निर्भरता लगभग जीरो थी। वे स्वयं अपनी व्यवस्था, अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुपालन, अपने स्वयं की आजीविका का सृजन करते थे, व्यापार संचालन करते थे, गवर्नमेंट को समय पे अपना टैक्स भी दे देते थे और गांव की पूरी व्यवस्था को अपने आप ही संचालित करते थे। गांव की सड़कों को ग्राम पंचायत स्वयं बनाती थी और गांव के कूड़े प्रबंधन के लिए हर गांव में एक खाद का गड्ढा भी होता था, पशुपालन के लिए चारागाह भी होता था, गांव का अपना बगीचा होता था, गांव के अपने तालाब होते थे। इन सब का अपना महत्व था। याद करिए, तालाब बरसात के जल को वहां पर एकत्र करने का एक माध्यम और एक एक बूंद जल का उपयोग किया जा सके। कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। एक भवन के मॉडल, पहले गांव में भवन कैसे बनते थे, आप गर्मियों में उन घरों में रहेंगे तो ये ठंडे रहते थे, सर्दियों में वहां जाएंगे तो एक गर्म कमरे अपने आप ही एक
घर अपने आप ही छोटे होते थे लेकिन गर्म दिखते थे, गर्म रहते थे। यानी अपने आप ही वे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण देने में सक्षम थे। ये हमारी पुरानी तकनीक थी। आज हमारे घर कैसे हैं? सर्दियों में अगर बाहर टेम्परेचर 3 डिग्री है तो उस घर के अंदर आप जाएंगे तो -3 तक जरूर पहुंचा देगा। गर्मियों में अगर टेम्परेचर बाहर 44 डिग्री है, उन घरों के अंदर जाएंगे तो वह 47-48 डिग्री तक उस टेम्परेचर को जरूर पहुंचा देगा। यानी वह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। हमने नकल नहीं लगाई, हमें उसके अनुरूप मॉडल देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि न किया जा सकता। और इसी में संस्थाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ साथ इस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क को अपनाना। क्या मॉडल हो सकता है? हम किसी एक गांव को ध्यान में रख करके कार्य कर सकते हैं। गांव की नाली, वह गांव के तालाब में नहीं जाएगा, गांव का तालाब साफ रहेगा। यह जल संरक्षण के लिए रहेगा। गांव का पानी जल संरक्षण के माध्यम से जब ग्राउंड वाटर के रूप में बदलेगा तो शुद्ध जल के रूप में शुद्ध जल ही हमें फिर हैंडपंप के माध्यम से, पाइप पेयजल स्कीम के माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन उसका भी एक माध्यम भी तो देना पड़ेगा। और दूसरा, जो गांव का ड्रेनेज है या गांव का सीवर है, उसको कहीं एक ऐसी इतनी दूर गांव से ले जाना जहां पे फिर उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट कर सके। सिचेवाल मॉडल को हम लोगों ने देखा। उसको अगर आप उसके जल को, यानी सीवर के जल को भी अगर आप एक गिलास जल लें तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन जल देखने को मिलेगा। बहुत साफ सुथरा जल, कोई बदबू नहीं, किसी प्रकार की उसमें दुर्गंध नहीं, और पूरा सुथरा साफ एकदम क्लीन वाटर है। वह एक मॉडल खड़ा हो सकता है। उस देसी मॉडल को हम लोग भी अपने तरीके से यहां पे अपना सकते हैं। मुझे याद है, मुझे आज से लगभग 12 वर्ष पहले एक स्थान पर वहां पे जल जमाव होता था, खूब जल जमाव होता था। 1-1 फुट 1.5 फुट पानी लगता था। बरसात हुई, 1 घंटे 1 फुट पानी लग गया कैंपस में। मैंने कहा इसका समाधान होना चाहिए। अब समाधान क्या होना चाहिए? मैंने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ। मैंने एक प्रतिष्ठित संस्था को बुलाया। मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ इसका। तो उसने मुझे 15 लाख का बिल दे दिया। मैंने कहा 15 लाख तो बहुत है। तो फिर मैंने मंदिर से जुड़ा हुआ एक पॉलिटेक्निक है, उससे मैंने वहां के प्राध्यापकों को बुलाया। मुझे एक बुजुर्ग मिला, उसने कहा इसमें क्या करना है? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये जो जल जमाव बरसात में होता है, ये जल जमाव न हो, ये पानी सब धरती सोख ले और यहां का ग्राउंड वाटर लेवल ठीक हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा कि मैं इस मॉडल को 40 से 50 हजार रुपए में तैयार करा सकता हूं। तो मैंने कहा भी अच्छी 15 लाख की तुलना में 50 हजार में हो जाए तो कौन बुरी बात है। और जब 15 लाख खर्च करना ही है तो बाद में हम देखेंगे, पहले 50 हजार को ही देख लेते हैं। उसने कहा मुझे केवल आदमी दे दीजिए हो सके। उसने गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के बाद उसने ईंटें मंगवा करके उसमें ईंट की दीवार चलाई, चैम्बर अलग अलग बनाए, फिल्टर की 3 व्यवस्था उस पर की। ईंट के बड़े बड़े टुकड़े ला करके एक में डलवाया, एक में गिट्टी डलवाई, एक में सादा बालू डलवाया, और पानी को फिर उसके माध्यम से उसने कहा कि जब पानी पहले इस चैम्बर में आएगा, ईंट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये इसकी ट्रीटमेंट उसको करेंगे, फिर ये गिट्टी से होकर के जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा, तीसरा जब बालू से होकर के जाएगा तो पानी एकदम साफ सुथरा होगा। पहले ही उसमें उसने कहा कि इसमें जाली, जो मॉस्किटो जाली होती है ना, इसको लगाएंगे हर वर्ष। उसको साल में 2 बार केवल निकाल करके झाड़ देना है। यानी जो काम 15 लाख में होना था वह मात्र 30 से 40 हजार रुपए में उसने हमें करके दिखाई। देसी मॉडल है जो सस्ता भी है, और मैं आज भी जब वहां देखता हूं
गत वर्ष मैं देख रहा था जिस दिन गोरखपुर में लगभग 24 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती रही एक दिन, संजोग से मैं गोरखपुर में था, तो बारिश जैसे समाप्त हुई मैं 24 घंटे रुका था वही देखने के लिए क्या है आज 12 वर्ष भी उसके बाद भी उसका परिणाम क्या है। तो मैं वहाँ पे बरसात जैसे बंद हुई, मैं वहाँ गया, आप आश्चर्य करेंगे वहाँ एक भी बूंद पानी नहीं लगा था, सारा पानी वो अपने आप सोख दे रहा था, पूरा पानी सोख दे रहा था। यानी आज भी इस प्रकार के मॉडल हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। और भारत के गांव इस दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के पास अपनी देसी मॉडल थे, देसी तकनीक थी, देसी तरीका था। वे अपने मॉडल की ब्रांडिंग नहीं करते थे, वे उसके बारे में बहुत प्रोपोगंडा भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरासत में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में प्रदान किया और परिणाम था गांव स्वावलंबी होते थे,